सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज की क्लास में हम वही सारी चीज़ों को करने वाले हैं जिस जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था गेट एकेडमी के द्वारा। पीडब्ल्यूडी, पीएचई, डब्ल्यूआरडी का जो वैकेंसी आया है उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को देख रहे थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस करना है। ये सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे थे, इसमें देख रहे थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो था उसको हम लोग यहाँ पे कर चुके थे, बट यहाँ पे जो एक लास्ट क्वेश्चन था जिसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ये आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है कि पीडब्ल्यूडी, ये पीएचई और डब्ल्यूआरडी का जो सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग जो है 777 में कोर्स जो होता है अवेलेबल है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो जो भी स्टूडेंट इसको अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड कीजिए और अपने एग्जाम में बेहतर कीजिए। उसके बाद ये एक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए कि ई बुक, ठीक है, ये ई बुक है जिसका प्राइस रखा गया है 222 रुपीज, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, थ्योरी और फॉर्मूले के साथ एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। मतलब आपने इंजीनियरिंग के 8 सेमेस्टर तक जो भी सारी चीज़ें पढ़ी है वो सारी चीज़ें, और 6 सेमेस्टर डिप्लोमा में जो सारी चीज़ें पढ़ी है वो सारी चीज़ों का एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा और फार्मूला भी मिलेगा। ठीक है, इसको कैसे परचेस करें, तो गेट एकेडमी के वेबसाइट पर जाइए और आप इसको इजीली अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आपका जो इसको परचेस करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहां से परचेस कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे ये जो सीजी व्यापम के लिए पीएचई, पीडब्ल्यू, डब्ल्यूआरडी का जो जो सिलेबस है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये टोटल रिकॉर्डेड रहेगा। ये क्या रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, जिसको जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है। और ये रिकॉर्डेड सिलेबस में एक मुश्त एक साथ आपको सारी चीजें क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप इजिली इन सारी चीजों को अवॉइड कर सके और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके। पूरे जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोर्स को कवर कराया गया है, और ये जो डिजिटल बोर्ड में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए सारी चीजों को आप लोगों को कवर कराया है। तो इसको आपको ध्यान देना है, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से देख चुके थे कल की क्लास में। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखा था, वर्क एंड हिट का ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुका था। ये ट्रिपल पॉइंट का जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोगों ने देख चुका था। ठीक है, यहाँ पे जूल केल्विन कोफिशिएंट ये नहीं आएगा आप लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, हम अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, दो लॉ था, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ से क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो आपके सामने क्वेश्चन है। लोगों को रहता है कि यार सर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए, अगर मैं फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट लॉ से अगर क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट लॉ से कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो बोल देगा कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव लॉ होता है, क्वांटिटेटिव लॉ होता है। फर्स्ट लॉ तो थर्मोडायनामिक्स कौन सा लॉ होता है, ये क्वांटिटेटिव लॉ होता है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वांटिटेटिव लॉ है इसको, फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या होता है, डेल डब्ल्यू, है ना। इसमें इतने सारी चीजों को आपको ध्यान रखना फर्स्ट लॉ। ठीक है, बस ये जो डेल डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू बोलेगा ये होता है प्रोसेस के लिए। और यही अगर साइकिल के लिए बोल देगा तो ये क्या होता है, साइकिल के लिए डेल क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, समेशन ऑफ
समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन डब्ल्यू। समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ डब्ल्यू। ये हो गया फर्स्ट लॉ, इतना ही तक याद रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या पूछेगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू से सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपको। अब इसमें भी आपको चीजें ध्यान रखना, देखिए अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम है, सारा का सारा खेल साइन कन्वेंशन का रहेगा, इसमें सारा का सारा क्या रहेगा, साइन कन्वेंशन का रहेगा। अगर डेल क्यू पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, ये आपको पता है। डी यू की वैल्यू, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू, ये भी पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, और ये जो वर्क डन जो होता है ये भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं हीट के रेस्पेक्ट में बात करूं, किसके रेस्पेक्ट में, हीट के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो जैसे ही मैं सिस्टम पे हीट देता हूँ, सिमिलरली यहाँ पर साथ साथ में वर्क के लिए भी बात करना चालू करता हूँ। वर्क के लिए जैसे मैं सिस्टम पे वर्क दिया और सिस्टम पे हीट दिया, तो हीट अगर सिस्टम गेन कर रहा है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। ध्यान रखना, इसीलिए जो लैंग्वेज के साथ आप खेलेगा इसमें, हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम बोलेगा, हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, ऑन द सिस्टम टू द सिस्टम, याद रखना पॉजिटिव होगा। वर्क ट्रांसफर ऑन द सिस्टम, वर्क ट्रांसफर टू द सिस्टम, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सिस्टम है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम हो, क्यू माइनस क्यू हो गया। ठीक है, अगर सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं तो माइनस हो गया, हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, ये क्या हो जाएगा, माइनस निगेटिव। वही हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम, वर्क ट्रांसफर बाय द सिस्टम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना। हीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक, अब देखिए हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर बोलेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लेता हूं, निगेटिव लूंगा, और यही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, क्या बोलेगा, अगर यही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। बस इतने सारे चीजों को आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेगा और आप उस क्वेश्चन को इजीली तरीके से एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो, लगा सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, बस यही इतने सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, और पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, चेंज इन इंटरनल, यही इसी के साथ खेलेगा और एक न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम, हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम मतलब उसको पॉजिटिव ले लेना, हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम उसको क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना। हीट ट्रांसफर ऑन दी, वर्क ट्रांसफर ऑन द सिस्टम, वर्क ट्रांसफर जब ऑन द सिस्टम होता है तो क्या होता है, वो निगेटिव वर्क होता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब क्या है, निगेटिव वर्क है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, ये सब क्या है, निगेटिव वर्क वाली चीजें। तो ये आपको क्या आएगा, साइकिल। तो फर्स्ट लॉ से इतनी सारी चीजें हैं, इससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है आपका सेकंड लॉ से। ठीक है, सेकंड लॉ, तो यहीं से मैं चालू करता हूँ। देखिए फर्स्ट लॉ तो हम देख लिए, सेकंड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट लॉ बताता है, ये क्या बताता है, एंट्रोपी के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ हीट, कुछ भी आया जैसे एंट्रोपी के बारे में कौन बताता है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में कौन बताता है, तो ये भी क्या बताता है आपको, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी के बारे में कौन बताता है, तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लो के बारे में कौन बताता है, तो क्या कौन, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि जो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं
क्लासियस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, ये दोनों को याद रखना, सही से लिखते हैं क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। देखिए, पहला जो इसका है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दूसरा जो होता है इसी में जो स्टेटमेंट है वो होता है क्या, क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट। अब याद रखना कि जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो होता है, इसमें ध्यान रखना बाबू, जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है वो ये बोलता है ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो पूरे हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। मतलब इफिशियंसी जो होता है 100% किसी का नहीं हो सकता। तो हीट इंजन कैसे बनेगा, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये बात इसी के बारे में बताया, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट आया है, हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से है। कहाँ से आया ये, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से आया हीट इंजन का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली क्लासियस स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट, सिमिलरली क्या है, क्लासियस स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। तो क्लासियस स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो लोअर टेम्परेचर को, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे ले जाए बिना किसी वर्क डन के। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्लासियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो लोअर टेम्परेचर को कहाँ कर दे, हायर टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दे बिना किसी वर्क डन को इनपुट में लाए हुए। मतलब अगर आपको ये करना है तो ये वर्क डन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट है, रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया। कहाँ से आया, क्लासियस स्टेटमेंट से आया। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया, क्लासियस के स्टेटमेंट से आया है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसको आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया। अब देखिए, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, ये सारी चीजें हमको हो गए। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, अब देखो केल्विन प्लग स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द कन्वर्जन। देखो क्या है, हीट इनटू वर्क, ये सब भी दिया रहेगा, ये सब गलत है। हीट इनटू वर्क, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट भी केल्विन प्लग से आया है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, क्लासियस स्टेटमेंट से आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज मुझे और बताना है, ध्यान सुनेंगे। अगर बात करता है हमको हीट इंजन, बस यहाँ पे सारी चीजें खत्म। हीट इंजन मतलब, हीट इंजन मतलब क्लासियस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और क्लासियस स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, क्लासियस स्टेटमेंट मतलब क्या होता है आपका, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और हीट पंप। ठीक है, क्लासियस क्या बोलता है आपका, क्लासियस का स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग और किसके लिए होता है, हीट पंप के लिए। ठीक है, यहाँ बेटा आ जा रहा हूँ मैं, आऊंगा रानी, आ रहा हूँ मैं। आ रहे हैं बोल देना, वीडियो बना रहा था यार। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा देर पाउस कर दिया, कैमरा फिट नहीं किया था, नहीं किया था, फिट नहीं किया था, बताओ ना।
नहीं नहीं, बढ़िया किए, बढ़िया किए। एकदम रोच रही है क्या, दर्द ही छोड़ रहा है ना? अच्छा अच्छा। क्या खाए? हेलो। 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 वाह वाह। बाय। जो हीट इंजन होगा, वेट अ मिनट, हीट इंजन क्लासियस, थोड़ा टेक्निकल फेलियर हो गया है। जो हीट इंजन होगा, ध्यान सुनिएगा, जो हीट इंजन होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हीट इंजन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालेंगे। हीट इंजन में हम लोग क्या निकालते हैं, इफिशियंसी। इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू नेट बाई क्यू एडेड। डब्ल्यू नेट बाई क्यू एडेड, इसको आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यू नेट कौन सा, हीट इंजन में, जैसे ये हीट इंजन है हमारा, यहाँ से ये ऐड हुआ, ये वर्क डन मिला हमको हीट इंजन से, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट कर लेता है। ये हीट क्या होता है, रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है, ये क्या होता है आपका हायर टेम्परेचर, और ये जो होता है क्या होता है, ये लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होता है, क्यू एडेड, याद रखना है इसको, डब्ल्यू नेट बाई क्यू एडेड। ये इफिशियंसी वाला भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, डब्ल्यू नेट बाई क्यू एडेड, इसको ध्यान रखना। डब्ल्यू नेट बाई क्यू एडेड न्यूमेरिकल आएगा तो यहीं से आएगा, हीट इंजन दे दिया रहेगा, दो ठो टेम्परेचर दे दिया रहेगा, और या फिर वर्क डन दे दिए इसको। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो समझ जाना, आपको करनॉट साइकिल अगर दिया है तो याद रखना, जो हायर टेम्परेचर है इसमें लोअर टेम्परेचर को माइनस करके हायर टेम्परेचर को ये कर देना, ये भी इफिशियंसी, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल, या फिर बोलेगा कि मैक्सिमम इफिशियंसी। तो अब याद रखना कि ये इसके बारे में बात कर रहा है, इंजन के बारे में बात कर रहा है, हीट इंजन के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ से हमको क्या निकालना है, इफिशियंसी। सिमिलरली क्लासियस स्टेटमेंट में हम लोग क्या निकालते हैं, क्लासियस स्टेटमेंट में हमको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, सीओपी। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसमें निकालते हैं, क्लासियस स्टेटमेंट में निकालेंगे, ठीक है। जिसमें ये क्या रहता है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्यू एडेड, मतलब क्यू हाई टेम्परेचर बाय डब्ल्यू नेट हो गया, तो ये किसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, हीट पंप का। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का निकालना है, रेफ्रिजरेटर का तो क्या होता है, क्यू एल बाई डब्ल्यू नेट, क्यू एल बाई क्या होता है, डब्ल्यू, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना, क्यू एल मतलब लो टेम्परेचर, जैसे ये बताया था ना। अब ये इसका कॉन्सेप्ट कहाँ है, ध्यान सुनिए।
हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में मेन डिफरेंस क्या होता है, यही था वो हीट पंप। हीट पंप का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हीट पंप का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वेट अ मिनट। हीट पंप का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी इंजन विदाउट वर्क डन प्रोवाइड किए लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे नहीं लिया जा सकता। समझ में आया क्या, ये क्या हो गया आपका क्यू एच, ये क्या हो गया आपका क्यू एल। क्यू एच क्यू एल मतलब ये हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लो टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर कहने का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेटर बोलेगा कि बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसीलिए लो टेम्परेचर पे यहाँ रखिए। तो अगर टेम्परेचर के टर्म में आपको निकालना पड़ेगा तो टी एच माइनस टी एल। हीट पंप क्या करता है, अबव द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो ये वाला टेम्परेचर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप इज इक्वल टू, ये क्या होता है, टी एच, टी एच डिवाइडेड बाय क्या होता है, टी एच माइनस क्या होगा, ये। ठीक है, एक एक फॉर्मूला लिखेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लस क्या होता है 1, तो प्लस क्या होता है 1। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। मनोज सर दरवाजा बंद कर दो ना तो। अब देखिए ये डिवाइस, अब क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे आपको, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, फर्स्ट लॉ के आपको आई होप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको क्लियर हो गए। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो गए हैं, ये भी हीट इंजन और हीट पंप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ये कौन से किसके कॉन्सेप्ट से आता है, ये केल्विन का स्टेटमेंट है, ये केल्विन का स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है, ये क्लासियस का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, केल्विन का स्टेटमेंट है, क्लासियस का स्टेटमेंट है, ये है हीट और ये है वर्क, ये है हीट, ये है वर्क। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ हो गया। अब देखिए, ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इज नॉन एज, ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इज नॉन एज, ये कौन कौन सा होता है, हीट को वर्क में कौन कन्वर्ट करता है, हीट इंजन ही करता है। परपेचुअल मोशन मशीन पॉइंट वन क्या बोलता है, ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कंटिन्यूअसली वर्क प्रोवाइड करे बिना कोई इनपुट के। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन पॉइंट वन क्या बोलता है कि ऐसा मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो कंटिन्यूअसली वर्क प्रोवाइड करता है बिना किसी हीट को लिए हुए। ठीक है, हीट पंप क्या होता है, ये अबोव द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेन करता है, अबोव द एटमॉस्फेरिक क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, अबोव द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद होता है थर्मल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, वर्क को हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन क्या करता है, हीट को किस में कन्वर्ट करता है, वर्क डन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यही सारी चीजें हैं, यही सारे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट इंजन। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एफिशिएंसी, बस ऐसे ही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखना। इफ द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज 40%, इफिशियंसी बोला है ना, तो इफिशियंसी अगर बोला है तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू नेट बाई क्यू एडेड
ठीक है, ये किसके बोला, 40% बोला है, तो 40/100 कर देंगे, ये हो जाएगा बस इफिशियंसी की वैल्यू, मतलब डब्ल्यू नेट बाई क्यू एडेड की वैल्यू कितना निकल गया है यहाँ पे हमारा, 2/5। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ करनॉट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द करनॉट रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, करनॉट रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करनॉट रेफ्रिजरेटर, सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द करनॉट रेफ्रिजरेटर, ये क्या होता है, अब इसको ध्यान रखना, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप -1, और हीट पंप का क्या होता है, सीओपी ऑफ द हीट पंप क्या होता है, ये होता है क्यू एडेड बाई डब्ल्यू नेट, क्यू एडेड बाई क्या होता है यहाँ पे, डब्ल्यू नेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्यू एडेड बाई जब डब्ल्यू नेट करते हैं हम लोग, एक इसमें 5/2 हो जाता है ना, 5/2 हो जाएगा क्या, तो बस इसी को पुट कर दो, 5/2 -1, ये कितना हो जाएगा, 3/2, आंसर क्या आ जाएगा 1.5, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। यहाँ पे पुट किया ना यार, यहाँ पे पुट किया ना, ये देखो यहाँ पे पुट किया ना भाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.5, बी इजिकल टू क्या होता है 1.5। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको जो है देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग देखते हैं, देखिए हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, जो हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, ये मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बताया था, देखिए डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है, इसी को यहाँ पर आप ऐड कर लेना, हीट ट्रांसफर, इसी को आप यहाँ पर क्या ऐड कर लेना, हीट ट्रांसफर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को क्या आपको ऐड करना है, हीट ट्रांसफर, ठीक है। डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, इसे क्या बोलते हैं, हीट इंजन। यहाँ पे हीट ट्रांसफर, अब ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स होगा क्या, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, आंसर क्या होगा, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी ए है, ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई बॉडी ए है और बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, और बॉडी ए है, बॉडी बी के साथ थर्मल अगर इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो टेम्परेचर बी और टेम्परेचर सी, बी का टेम्परेचर सी का टेम्परेचर दोनों क्या होगा, समान हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है आपको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट फ्लो के बारे में बात करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, एट 0 केल्विन एंट्रोपी क्या होता है, जीरो, एट 0 केल्विन एंट्रोपी क्या होता है, जीरो, इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से जो क्वेश्चन जिस टाइप से आते हैं, तो जो मैं बताया बस उतना ही कोई पढ़ लोगे तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपसे बन जाएंगे, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है।
देखिए, फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज, ध्यान रखना। देखो एंट्रोपी याद रखना, यहाँ पे बता रहा हूँ, सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है ना। कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का, सराउंडिंग की एंट्रोपी, सराउंडिंग की एंट्रोपी ये क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, और क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, क्यों? देखिए ध्यान सुनेंगे, सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव। देखो यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम की एंट्रोपी में बताया, बस इसको याद रखना, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है ऑलवेज। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, पॉजिटिव होती है ऑलवेज। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये जीरो होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्स की एंट्रोपी, ये हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कहने का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल। देखो अगर कोई भी चीज का एंट्रोपी होता है ना, वो इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कारण होता है। इंटरनल एंट्रोपी, एक्सटर्नल एंट्रोपी, दोनों टाइप की एंट्रोपी। इंटरनल एंट्रोपी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा, या इंटरमॉलिक्यूलर रैंडमनेस जो होता है, जीरो हो जाएगा तब जब प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल है। ठीक है, और एडियाबेटिक कहने का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कहने का मतलब क्या होता है कि हीट का इंटरेक्शन नहीं होगा, हीट का इंटरेक्शन क्या होगा, नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, हीट का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी, इसके लिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, जीरो। ठीक है, क्यों, एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस को ही एंट्रोपी बोलते हैं। डिग्री ऑफ रेंडमनेस को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं क्या। तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस को जब हम एंट्रोपी बोलते हैं, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, तो रेंडमनेस तो वो ही नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण इसमें रेंडमनेस नहीं है। और एक्सटर्नल जो, तो एक्सटर्नल जो हीट का इंटरेक्शन है वो क्या है, एडियाबेटिक है, तो वो भी क्या हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जीरो। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन जो होता है आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या आएगा, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर, सी फॉर चेन्नई क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन टू एंट्रोपी व्हेन क्लोज सिस्टम undergoes an irreversible process, irreversible process। ठीक है, what happened to entropy when a closed system undergoes an irreversible process। अब देखिए, क्लोज सिस्टम बोला ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला ना। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस होगा
तब एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे अंडरगोज इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया है, तो याद रखना ये क्लोज्ड सिस्टम ही बस बोला है, समझ में आ गया, क्लोज्ड सिस्टम ही बस बोला है, तो इसलिए इसको याद रखना। ये कैन इंक्रीज मतलब क्या होता है, निगेटिव हो सकता है, कैन डिक्रीज सॉरी कैन इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, निगेटिव और रिमेन कांस्टेंट मतलब जीरो, ये हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फॉर जेली विल बी द क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। Law of degradation of energy say that unavailable energy is a gradually decreased due to. Law of degradation of energy says that unavailable energy is gradually decreased due to. Law of degradation of energy, इसको ध्यान रखना। Law of degradation of energy, unavailable energy is gradually decreased due to। इसमें आपको याद रखना है, देखो एक इसका कॉन्सेप्ट होता है अवेलेबिलिटी का, ये आएगा नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, बट इसको आपको ध्यान रखना। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम यूजफुल वर्क, मैक्सिमम यूजफुल वर्क। देखिए क्लासियस स्टेटमेंट ने क्या बोला था कि अगर आप रिजर्वायर से हीट सोर्स से हीट ले रहे हो तो कुछ फॉर्म ऑफ हीट क्या होना चाहिए, यहाँ पे रिजेक्ट होना चाहिए। ये जो रिजेक्शन है ना वो कम होगा, ये जो रिजेक्शन है ना जितना कम होगा उतना हमको वर्क डन मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम। तो बस इस रिजेक्शन को देखो केल्विन ने तो बोल दिया कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, हीट ट्रांसफर को कम करना पड़ेगा। तो हीट ट्रांसफर को जब आप कम कर रहे हो, हीट ट्रांसफर को जब आप कम कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, हीट ट्रांसफर कम कर रहे हो, ऑलरेडी वर्क डन क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। यही बोला है कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क, इसी को अवेलेबिलिटी, इसी को कभी कभी हम लोग एक्सर्जी भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सर्जी भी बोलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी में जो लॉसेस होगा, अब ये हीट ट्रांसफर इंक्रीज कब होगा, जब इरिवर्सिबिलिटी इंक्रीज होगा। अब जब इरिवर्सिबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सर्जी लॉस होगा। तो इरिवर्सिबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉसेस इन एनर्जी भी बोलते हैं, लॉसेस इन एक्सर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होगा, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, इसको एक्सर्जी बोलेंगे, इरिवर्सिबिलिटी और लॉसेस इन एनर्जी और लॉसेस इन एक्सर्जी, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें जो अनअवेलेबल एनर्जी है ग्रेजुअली डिक्रीज किसके कारण होता है, इंक्रीज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे क्या हो जाएगा, सॉरी बी फॉर बॉम्बे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इरिवर्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द क्या है, लॉसेस इन एनर्जी बताया था क्या। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो इस क्वेश्चन को आपको याद करना है, लॉसेस इन क्वालिटेटिव एनर्जी, आंसर क्या जाएगा, लॉसेस इन क्वालिटेटिव एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है डियर। नाउ ऑल गैसेस बिहेव आइडियली हाई प्रेशर, किसे किसे कारण होता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में ये बिहेव करता है आइडियली, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके CBT2 के लिए सॉल्व जो था 4041 क्वेश्चन का गेट एकेडमी ने लॉन्च किया था, जिसको बहुत लोगों ने फायदा उठाया है और अभी फोड़ने वाले हैं लोग। UPPSC AE के जो प्री और मेंस के 1100
11 रुपीज में ये रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट यूपीपीएससी एई का आप लोगों ने जैसे सीबीटी 1 का या प्री का एग्जाम दिया है वो मेंस दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में तो मैं कई बार जिक्र करता हूँ, कॉन्सेप्ट थ्योरी फार्मूला से रिलेटेड। 222 रुपीज में ये आपको पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें आपको गेट, पीएसयू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्या मिलने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल पीडीएफ फॉर्म पे थ्योरी और न्यूमेरिकल मिलने वाला, थ्योरी और फॉर्मूला मिलने वाला, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है। अब देखिए कभी कभी क्या है, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, टू गैसेस ए एंड बी बोलेगा, टू गैसेस ए एंड बी, मॉलिक्यूलर वेट कितना बोलेगा, 28 एंड 44। ठीक है, एक्सपांड्स एट कांस्टेंट प्रेशर टू द सेम टेम्परेचर एंड द रेशियो ऑफ द, इसमें आपको याद करना है, इसमें आपको बस ये याद रखना है, वर्क डन अगर दिएगा, वर्क डन अगर पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो वर्क डन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मॉलिक्यूलर वेट के। वर्क डन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट के होता है। ठीक है, तो वर्क डन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मतलब W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, M2 बाई M1, है ना, M2 बाई M1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये M1 की वैल्यू दे दिया है 28, M2 की वैल्यू कितना दे दिया है 44, है ना, M2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 44, ये क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 11, ये 7, ये 11/7, इसको आपको ध्यान रखना। तो बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/7। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं, जिसको आपको ढूंढना जाता है। 11.7 इन ए 4 स्ट्रोक इंजन, इन ए 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन, ये के कल की क्लास में ये सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से बताया था। 4 स्ट्रोक इंजन की अगर बात किया है तो 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट में क्या हो जाएगा, 4 स्ट्रोक इंजन रोटेट करेगा। 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट में कौन सा इंजन करेगा, 2 स्ट्रोक। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, 2 स्ट्रोक किसमें करेगा, 1 रिवॉल्यूशन में करेगा, 2 रिवॉल्यूशन में क्या होगा, 4 स्ट्रोक इंजन करेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 2 स्ट्रोक इंजन सिमिलरली क्वेश्चन आया है, 1 रिवॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आएगा बाबू, इसको ध्यान रखना है। 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन आपके सिलेबस में है इसमें। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन ये आपके सिलेबस में है, ये हो सकता है एग्जाम में आपके आए, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फॉर द सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच साइकिल विल हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी। देखिए मैंने आपके कल के क्लास में बताया था, 2-3 चीज बताया कि 3 टाइप के साइकिल पढ़े हैं हम लोग, कौन कौन से, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और क्या होता है, ड्यूल साइकिल। ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखना कि इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज इक्वल टू इफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाता है, ड्यूल साइकिल, और क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। इसको आपको ध्यान रखना। ठीक, बट क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि कंप्रेशन रेशियो सेम है, क्या बोल दिया, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो अगर ये बोल दिया तो इसको ध्यान रखना है आपको कि ऑटो साइकिल का इफिशिएंसी ज्यादा, फिर डीजल साइकिल, सॉरी फिर ड्यूल साइकिल का, फिर डीजल साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी ज्यादा, फिर ड्यूल साइकिल का, फिर किसका होगा, डीजल साइकिल का इफिशिएंसी। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी ज्यादा, फिर ड्यूल साइकिल कब, जब ये आपको लिखना मिलेगा क्या, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। जब तक ये सेम कंप्रेशन रेशियो दिखा नहीं मिला है तब तक कोई भी मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम प्रेशर
कुछ भी दे दे आपका क्या हो जाएगा, यही सॉल्यूशन होगा। बाकी के केस में क्या हो जाएगा, ये होगा जब वो लिखा मिलेगा तो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल से आपको क्वेश्चंस आने का पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, पूरा पूरा संभावना है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और लेंगे, एक क्वेश्चन हम और लेंगे। देखिए इन फोर स्ट्रोक, ठीक है, इन फोर स्ट्रोक डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। अब देखिए डीजल इंजन में सक्शन के समय में ओनली एयर लेते हैं, इसको ध्यान रखें, ओनली एयर लेते हैं। लेकिन अगर यही पेट्रोल इंजन हो गया, यही पेट्रोल इंजन हो गया, या फिर बोल देगा कि ऑटो साइकिल हो गया, तब हम सक्शन के समय में एयर भी लेंगे, एयर प्लस क्या लेंगे, पेट्रोल लेते हैं, एयर प्लस पेट्रोल लेते हैं, मतलब एयर प्लस फ्यूल लेते हैं। क्या लेते हैं, एयर प्लस फ्यूल लेते हैं, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एग्जाम में तरह तरह तरीके से क्या है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है। आज की क्लास को इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।